हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सरेश कुमार। आज आपको इस वीडियो में मैं क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद को पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए शुरू कर। दोस्तों, 18वीं सदी का जो यूरोप था आज के जैसा विकसित नहीं था। उस समय वहां पर रोज जंगे के साथ लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो फिर क्या हुआ, यह कुछ रातों रात नहीं हुआ। आप जानते हैं कि जैसे जैसे जनता में आवाज बढ़ा, उसने शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। लेकिन कैसे? इसमें सबसे पहले यूरोप में एंट्री की फ्रांस की। फ्रांस जो कि यूरोप का आज की डेट में विकसित राष्ट्र है, पहले ऐसा नहीं था। उसमें राजशाही थी। जब राजा का शासन हद से ज्यादा अत्याचार बढ़ गया, तब लोगों ने विद्रोह कर दिया। इतनी में एंट्री होती है नेपोलियन की। नेपोलियन क्या करता था? नेपोलियन करता ये था कि वह एक योद्धा था। उसने लड़ाइयाँ लड़ी और जीती। जब वह जीतने लगा लड़ाइयाँ, तो लोगों ने सोचा कि हम इसे क्यों न राजा बना दें। तो फिर वह धीरे धीरे क्या बन गया? राजा बन गया। जब वह राजा बना, शासक बना, तो उसने अपने 3 कोड चलाया, जिसे हम नेपोलियन कोड 1804 कहते हैं। क्या था उसमें यह था कि सामंती विशेषाधिकार का समाप्त किया गया। सामंती विशेषाधिकार क्या था? सामंत के बहुत बड़े जागीरदार, जिसे हम आज की डेट में जैसे हमारे यहाँ मंत्री होते हैं, जैसे वित्त मंत्री, राज्य मंत्री, परिवहन मंत्री, ऐसे ही उस जमाने में सामंत हुआ करते थे। राजा से छोटी पदवी होती थी। तो वे क्या करते थे? वे जनता से अपना मनमाना टैक्स वसूल करते थे। उनको बिना मतलब के विभिन्न कामों में लगा देते थे, जिससे जनता को त्रस्त हो गई। जब त्रस्त हो गई तो उन्होंने, जो हमारा नेपोलियन था, उसने क्या किया? सबसे पहले आने के बाद सत्ता में उसने सामंती विशेषाधिकार का समाप्त हो गए। जनता और खुशी हो गई। फिर इसके बाद क्या किया उसने कहा कि जन्म से जो अधिकार है वह अब नहीं रहेंगे। मतलब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। जिसके पास योग्यता होगी, काबिलियत होगी, वही राजा बनेगा। तीसरा उन्होंने क्या किया? तीसरा उसने कहा कि जो आगे ही पैतृक संपत्ति है, पैतृक मतलब पिता का संपत्ति, उसमें पुत्र का अधिकार रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज आखिर छुपाई आएगी। क्या? उसमें महिलाओं और बच्चियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया नेपोलियन के बाद ही। क्यों? क्योंकि उसके जो नेपोलियन कोड थे उसमें यह विचारधारा नहीं थी। तो नेपोलियन कोड कौन से? नेपोलियन कोड 3 थे। पहला, सामंती विशेषाधिकार को समाप्त किया गया। दूसरा, जन्म से ही कोई राजा नहीं बनेगा, मतलब जो जन्मजात अधिकार समाप्त कर दिए गए। तीसरा, पैतृक संपत्ति को भी सुरक्षित रखा गया। फिर इसके बाद हम चाहते हैं दोस्तों, क्या मतलब फ्रांस में राष्ट्रवाद पढ़ा, तो अब जो उसके अड़ोसी पड़ोसी देश थे वहां भी राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। जब राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी तो वहां भी राष्ट्रवाद की लोग ठाड़ने लगे। तो राष्ट्रवाद है क्या? तो समझिए, प्रश्न आता है, अच्छा भी अगर राष्ट्रवाद क्या है, तो आप लिखेंगे राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को विकसित किया। और इसकी 2 विशेषताएं क्या थी? इसमें सभी लोगों को समान अधिकार दिए गए। सभी लोगों के लिए कानून बराबर, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता था। और अब राजा जनता के ऊपर शासन नहीं करता था, बल्कि जनता ही अपना राजा चुनती थी। तो अब राष्ट्रवाद समझ गए। अब चलते हैं कहाँ पे? यही यूरोप में जब नेपोलियन मारा गया, एक युद्ध के बाद यूरोप में नेपोलियन मारा गया। अब क्या हुआ? फिर से वही वीरना की संधि 1815। इसमें क्या हुआ? इसमें जो नेपोलियन के कोड बनाए थे उन सदी को रद्द कर दिया गया और बोरबोन को फिर सत्ता सौंप दी गई, जो फ्रांस का एरिया था। इससे क्या हुआ? उन्होंने कहा कि फ्रांस के चारों तरफ हम मजबूत और छोटे छोटे राज्य स्थापित करें, कारण जिससे फ्रांस आगे न बढ़ने पाए। फिर उन्होंने फ्रांस को बहुत सीमित कर दिया। लेकिन आप जानते हैं, अगर एक बार आग लग गई, उसे उठाते उठाते वो आगे फैलती जाती है। इसी का कारण था जर्मनी। अब फ्रांस का देखा सही जो था, जर्मनी ने दिया। जर्मनी दोस्तों बहुत ही पहले बिखरा हुआ राजा था। इसमें 39
राज्य थे जो अलग अलग अपना झंडा लेकर चलते थे। लेकिन फिर एंट्री होती है ऑटो वन बिस्मार्क। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, इस नाम को ध्यान रखिएगा, ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क प्रशिया का प्रधानमंत्री था। उसने क्या किया? उसने किया ये कि उसने ब्लड एंड ऑयल की पॉलिसी बनाई। कारण उसका यह था कि जो प्रेम से मारे तो ठीक है, नहीं तो उसको हम लाभ के द्वारा बनाए। जैसे राजकुमार तिरंगा की कहता है, पहले मुलाकात फिर बात फिर लाभ। तो यहाँ पर जो ऑटो वन बिस्मार्क था उसने भी यही पॉलिसी बनाई, जो प्रेम से मारे तो ठीक है, नहीं तो फिर ब्लड एंड ऑयल की पॉलिसी ऐसी। इसने जो जर्मनी बिखरा हुआ था उसको एक किया बनी ब्लड एंड ऑयल पॉलिसी के द्वारा। ऑस्ट्रिया को जीता, फिर डेनमार्क को जीता, फिर फ्रांस को जीता। कल ध्यान रखिएगा, डेनमार्क, फिर ऑस्ट्रिया, फिर फ्रांस। और इसको जीतने के बाद फिर ऑटो वन बिस्मार्क का प्रभुत्व और ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण आगे चलकर जर्मनी एक हो गया और विलियम प्रथम को वहां का सम्राट घोषित किया गया। दोस्तों, अब जर्मनी के बाद आते हैं इटली। इटली भी यूरोप का महत्वपूर्ण देश है, लेकिन आप जानते हैं ना, खरबूजे को देकर खरबूजा रंग बनाता, यही इटली रिजाला हुआ। इटली ही 18वीं सदी में बहुत बिखरा हुआ देश था, सभी लोगों का अलग झगड़ा। लेकिन फिर एंट्री होती है मजनी, काबुल और गैरिबाल्डी की। मजनी क्या किया? मजनी एक राष्ट्रवाद का विचारक व्यक्ति था। उसने क्या किया? अपने विचारों को यंग इटली संगठन के नाम से फैलाया। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एंट्री होती है काबुल की। काबुल एक कूटनीतिक व्यक्ति था। काबुल कैसा बनता? एक कूटनीतिक व्यक्ति था। उसने क्या किया? उसने कूटनीति के माध्यम से, काबुल ने कूटनीति के माध्यम से अपने विचारों को फैलाया और उत्तरी इटली को जीतकर इटली में मिलाया। फिर गैरिबाल्डी योद्धा प्रकृति था। उसने युद्ध लड़े और अपने स्वयं से संगठनों द्वारा दक्षिणी इटली को जीतकर इटली में मिलाया। तो इस तरह मजनी, काबुल और गैरिबाल्डी ने इटली की एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो हमने कौन सा पढ़ लिया? हमने पढ़ा फ्रांस, जर्मनी, इटली। दोस्तों, इसके बाद आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन का जानते हैं 18वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो उसने कोई लड़ाई लड़ी। उसने स्कॉटलैंड और आयरलैंड इन दोनों को अपने में लाकर क्या बनाया? ग्रेट ब्रिटेन बनाया। ठीक है ना? तो ब्रिटेन का एक से हुआ, ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड और आयरलैंड को मिलाकर क्या बनाया? ग्रेट ब्रिटेन बनाया। ठीक है ना? चलिए, ये 4 आदि तो हो गए। अब आती है हम किसकी ओर? आर्थिक विघटन, बाल्कन देशों की। दोस्तों, यूरोप में ही देश है भारत देश। उसमें कई छोटे छोटे यूरोपीय देश रहते हैं। हर देश का अपना अलग झंडा, अपनी अलग विचारधारा। क्या हुआ? 18वीं सदी में जो ये बाल्कन देश थे अपने आप में लड़ते रहते। इसका फायदा किसने उठाया? रूस ने, ऑस्ट्रिया हंगरी ने और जर्मनी ने। उन दोनों को, उन सभी देशों के बाल्कन देशों को, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया और जो भी देश थे, उनको आपस में लाया और फिर इसके बाद उनका बहुत फायदा उठा। दोस्तों, यही आगे चलकर यूरोप में बहुत बड़ी अधमनी लेकर आया, जिसने जन्म दिया प्रथम विश्व युद्ध को, जो लड़ा गया 20वीं सदी। ठीक है ना? अब उसमें कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे सबसे पहले उदारवाद क्या है? राष्ट्रवाद तो मैंने बता दिया। उदारवाद क्या है? दोस्तों, उदारवाद ये है कि कभी किसी का विरोध न करना, सबके साथ आपकी रहना, उनसे एक दूसरे से प्रेम बनाए रखना। ठीक है ना? जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो आप बताइए। जर्मनी ने जर्मेनिया धर्म की स्त्री को झंडे पर दर्शाया गया है, जो अपने हाथ में तलवार ली है, सिर पर की पत्ती का मुकुट पानी है। ठीक है ना? तो आपने इस पाठ से सभी को पकड़ देंगे। आपने यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और बाल्कन देश को किया कवर किया। आपने बीना की संधि भी पढ़ी, आपने नेपोलियन कोड नहीं पढ़े, और इस तरह आज का ये पूरा का समाप्त हुआ।
अगर कुछ भी आपने कमी है बॉक्स में कमेंट में बताएं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते ही आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।